हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसके पहले 1 से लेके 59 क्वेश्चन तक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। वो वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? आपको बताना है किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। तो दाता किसे कहा जाता है? ओ रक्त समूह को। किसको कहा जाता है? ओ रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। और ए बी रक्त समूह को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। ए बी को ग्राही कहा जाता है और ओ को क्या कहा जाता है? दाता कहा जाता है। इसके बारे में देख लीजिए। रक्त समूह प्रणाली की खोज 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त समूह प्रणाली जो है इसकी खोज किसने की थी? इनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इनका क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर था। रक्त समूह प्रणाली में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ। रक्त समूह का यह वर्गीकरण मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा में एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया गया है। रक्त समूह ओ में ना तो एंटीजन और ना एंटीजन भी पाया जाता है। कहीं बोल दे रख दे तुम जानती नहीं। रक्त समूह प्रणाली की खोज 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? तो इनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर नाम था। रक्त समूह प्रणाली में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ। रक्त समूह का यह वर्गीकरण मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा में एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया गया है। रक्त समूह ओ में न तो एंटीजन और न तो एंटीजन ए और न एंटीजन बी पाया जाता है। इसमें दोनों एंटीबॉडी ए और बी पाए जाते हैं। इसलिए रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है और रक्त समूह ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। इतनी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? आपको बताना आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है? 120 दिन होता है। अब यहाँ से देखते हैं। देखिए, रुधिर प्रायः लाल, गाढ़ा, स्वाद में नमकीन तथा अपारदर्शी होता है। यह हृदय तथा रुधिर वाहिनियों में होकर संपूर्ण शरीर में लगातार प्रवाहित होता है। रुधिर के 2 अवयव प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं अथवा रुधिराणु होता है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। ध्यान रखिएगा, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिका जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिका जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में। ये भी ध्यान रखिएगा कि आरबीसी का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। और इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। तो इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? आपको मैक्सिमम लिखा रहेगा प्लीहा, ठीक है। इसकी आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है? प्लीहा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन बोलते हैं। इसलिए प्लीहा और यकृत को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसलिए जो प्लीहा होता है और यकृत होता है इसको आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। आपको बताना जो रक्त लाल दिखाई देने का क्या कारण होता है? तो किसके कारण एक लाल दिखाई देता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। जो लाल रक्त होता है, ठीक है, रक्त जो लाल दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। देखिए, हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? आपको बताना है किसका वहन करता है। तो किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। देखिए, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन। ये लाल रक्त कणिकाओं का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को
ट्रांसपोर्ट करते हैं। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो किसके माध्यम से प्रवेश करता है? ये वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। कौन? रक्त। किसके माध्यम से? वृक्क धमनी के माध्यम से। रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। धमनियाँ वे रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो हृदय से रक्त को आगे पहुँचाती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ शरीर के किस भाग में बनती है? आपको बताना है लाल रक्त कणिकाएँ शरीर के किस भाग में बनती हैं। तो किस भाग में बनती है? अभी ऊपर ही एक क्वेश्चन बताए हैं, अस्थिमज्जा में बनता है। किस में बनता है? अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में बनता है। कहाँ पे बनता है? अस्थिमज्जा या बोन मैरो में बनता है। ओके। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। आरबीसी की मृत्यु जो होती है कृत और पलिया में होती है। पलिया को रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पलिया को क्या कहते हैं? रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है कि सामान्य जो मनुष्य होगा उसके रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 14 से 15.6 ग्राम। 14 से 15.6 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है। तो 66 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे 67 नंबर। देखिए, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो मानव रक्त में पाया जाता है। इसे रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती हैं। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण होता है। हीम के वलय में केंद्रीय भाग लौह का होता है। जो सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 14 से 15.6 ग्राम प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर रुधिर होती है तथा यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? तो सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा? ए बी। सर्वदाता कौन होता है? ओ होता है। सर्वग्राही कौन होता है? ए बी होता है। ए बी ध्यान रखिएगा। अब यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ से आप इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ें सब दिया है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आपको बताना, मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था ये विलियम हार्वे था। कौन था? विलियम हार्वे था। देखिए, रक्त संचार तंत्र की खोज किसने किया था? ये विलियम हार्वे ने किया था। इसको सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इस तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ रुधिर या रक्त होता है। रुधिर तरल संवहनी संयोजी ऊतक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा संयोजी ऊतक है? तो रुधिर जो होता है ये संयोजी ऊतक होता है, जिसमें रुधिर कणिकाएँ, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। और रुधिर परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार रुधिर परिसंचरण तिलचट्टा, फ्रॉन, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। तो मकड़ी और तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब बंद परिसंचरण तंत्र, इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र रुधिर की बंद नलिकाओं में बहता है। इसमें रुधिर अधिक दाब एवं अधिक गति से बहता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हम लोगों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? आपको बताना, जो रक्तचाप है किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? देखिए, सिस्टोलिक बल पे निर्भर करता है, हृदय निर्गम पे भी करता है, परिधि प्रतिरोध पर भी करता है। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी पर निर्भर करता है। रक्तचाप सामान्यतः सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम, परिधि प्रतिरोध पर निर्भर करता है। रक्तदाब प्रकुंचन दाब पर निर्भर करता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को प्रसारण दाब डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली HG तथा प्रसारण दाब 80 मिली HG होता है। रक्तदाब को
डॉक्टर स्फेगनोमीटर द्वारा मापता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि रक्तदाब को किससे मापा जाता है? स्फेगनोमैनोमीटर से मापा जाता है। किसको? स्फेगनोमैनोमीटर से नापा जाता है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? आपको बताना है रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। और एक कैसा होता है? क्षारीय होता है। भी ध्यान रखिएगा, 7 से ऊपर है तो क्या हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। बस देखिए, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ये भी हम आप पहले ही बता दिए। इस क्वेश्चन पूछता है रुधिर क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसकी उत्पत्ति शरीर की मेसोडर्म से होती है। बस इतने याद रखना है आपको। रुधिर क्षारीय होता है, इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है रुधिर का पीएच वैल्यू कितना होता है? रुधिर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 से 7.5। 7.4 होता है तो 7.3 से 7.5 के बीच आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। रक्त का समान पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। रक्त होता है तो 7.4 क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। तो मानव प्लीहा को कौन नियंत्रित करता है? रक्त आयतन। रक्त आयतन को मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। ठीक है। मानव प्लीहा पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित लसिका प्रणाली का सबसे बड़ा आर्गन है, जिसमें रक्त का शुद्धिकरण एवं भंडारण होता है। मनुष्यों में प्लीहा का रंग बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। ध्यान रखिएगा, इसे आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है, प्लीहा यानी स्प्लीन को। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो अभी पढ़ चुके हैं, 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। 75 के बाद देख। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो किसके द्वारा ले जाई जाती है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? लोहित कोशिकाओं के द्वारा ली जाई जाती है। इसके बारे में देखते हैं। लाल रक्त कण लोहित कोशिकाओं रेड ब्लड सेल का आकार गोल, लंबा तथा बीच में चपटा होता है। 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 50 लाख होती है। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? आपको बताना मानव रक्त में प्लाज्मा जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है। तो कितना प्रतिशत होता है आपको बताना है। तो कितना होता है? 55 से 60%। कितना होता है? 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इसके बारे में देख लीजिए। मानव रक्त में प्लाज्मा का लगभग 55 से 60% होता है। कितना? 55 से 60% मात्रा होती है। शेष 40 से 45% में रुधिर कणिकाएं होती हैं। शेष में क्या होता है? 40 से 45% रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है। ध्यान रखिएगा, जो प्लाज्मा होगा इसमें 90% भाग जल होता है। शेष 10% भाग प्रोटीन और कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। रक्त समूह ओ कहलाता है। आपको बताना है रक्त समूह ओ कहलाता है तो क्या कहलाता है? ये सार्वजनिक दाता कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वजनिक दाता कहलाता है। ये भी पढ़ चुके हैं। और सार्वजनिक ग्रहणकर्ता कौन कहलाता है? ए भी कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो रक्त बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। कौन कहलाता है? प्लीहा कहलाता है, यानी स्प्लीन कहलाता है। ठीक है। देखिए, प्लीहा स्प्लीन या तिल्ली, इसी को प्लीहा या तिल्ली भी बोलते हैं, सभी कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। यह लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, जिस कारण इसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। ठीक है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? रक्त बैंक को कहा जाता है, या आरबीसी का कब्र भी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? इस 7%। ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में जो रक्त का आयतन होता है शरीर के भार का कितना होता है? लगभग 7% होता है। कितना होता है? 7%। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
एक वयस्क मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जो शरीर के भार का 7 से 8% तथा आयतन का 1/13वां भाग होता है। रुधिराणु में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। रक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिराणु होता है। अगला है, एक व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की समान संख्या मिलीमीटर क्यूब में होता है, तो mm³ में होता है, आपको बताना है। तो कितना होता है? 4.6 से 6.6 मिलियन mm³ होता है। तो कौन सा हो जाएगा? 81 का 80 हो जाएगा। देखिए अब इसको कब लाल रक्त कोशिकाएं RBC अथवा एथ्रोसाइट छोटी, चपटी, गोल तथा उभयतल होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर अपवाद है। ऊँट तथा लामा के RBC को छोड़कर ऊँट तथा लामा के RBC में केंद्रक पाया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर में इनकी संख्या 4.6 से 6.2 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होता है। इनका जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इनका जीवन कितना होता है? 100 से 120 दिन होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, RBC जो होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका अपवाद ऊँट तथा लामा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का सबसे बड़ा सबसे मजबूत कक्ष होता है। आपको बताना मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? तो इसमें कौन सा कक्ष होता है? ये बायां निलय होता है। क्या होता है? बायां निलय होता है। देखिए मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर में होता है। देखिए इसके बारे में, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ या 4 कक्ष होते हैं। यही एक क्वेश्चन पहले बन जाएगा, मनुष्य का हृदय कितने कक्ष के होते हैं? 4 कोष्ठक या 4 कक्ष होते हैं, जो दायां और बायां अलिंद, ध्यान रखिएगा, दायां और बायां अलिंद, इसी तरह दाएं और बायां निलय में विभाजित होता है। हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष बायां निलय होता है। क्या होता है? बायां निलय होता है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, फिर भी इतने वेग से रुधिर को महाधमनी में भेजता है वह पूरे शरीर तक पहुँचेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। तो कितना? देखिए 100 से 125 होने पर, कितना स्तर होने पर? 100 से 125 स्तर होने पर प्री डायबिटीज माना जाता है। देखिए इसके बारे में कि व्रत या उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर जब 100 से 125 तक पहुंच जाता है तो उस स्थिति को प्री डायबिटीज नाम से जाना जाता है। उसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? प्री डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के शरीर में रक्त ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ज़्यादा प्रतीत होने लगती है। प्री डायबिटीज में व्यक्ति को डायबिटीज, मधुमेह तो नहीं होती है, लेकिन इसके होने की संभावना बनी रहती है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि डायबिटीज होने से पहले के लक्षणों या कारणों को प्री डायबिटीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की समान संख्या 1000 mm³ होता है। तो कितना होता है? आपको बताना। कितना होता है? 4.5 से 10। ठीक है, 4.5 से 10 1000 mm³ होता है। किसका? श्वेत रक्त कोशिकाओं की समान संख्या। देखिए इसके बारे में देख लीजिए, WC के बारे में, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की समान संख्या लगभग 5 से 10,000 होती है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल औसतन 2 से 5 दिन होता है। कितना होता है? WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। श्वेत रक्त कण में हीमोग्लोबिन का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण ये दिखने में श्वेत दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? श्वेत दिखाई देते हैं। WC शरीर में किसी भी प्रकार के रोगाणु को प्रवेश से रोकता है। और WC का मेन काम क्या होता है? शरीर में किसी भी प्रकार के रोगाणु को प्रवेश करने से रोकता है और शरीर की रोगों से रक्षा भी करता है। आकार और संरचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक होता है। देखिए अभी पढ़े RBC में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन WBC में केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो जो रक्त स्कंदन विकार होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? फिलोक्विनोन के कारण। किसके कारण होता है? फिलोक्विनोन के कारण होता है। देखिए
रक्त स्कंदन विकार फ्लोक्विनोन विटामिन के की रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन के का क्या नाम है? फ्लोक्विनोन रासायनिक नाम है। की कमी के कारण होता है रक्त स्कंदन। रक्त की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह द्रव की अवस्था में अर्धठोस होता है। 85 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। देखिए इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट दिया है, ये भी देख लीजिए। कि अवस्था में चला जाता है और एक जमा वड़ा या थक्का बना लेता है। स्कंदन के लिए रक्त के बिंबाणु प्लेटलेट्स सक्रिय होकर एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और साथ साथ फाइब्रिन भी जमा हो जाता है। यदि स्कंदन ठीक ना हो तो घाव से रक्त बहता रहता है जो प्रणाली के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों के किस अंग में परिहृद्र कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? तो किसमें होती है? हृदय में। हृदय में क्या होता है? कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं कि हृदय पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। हृदय क्या करता है? पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर को सही कार्य करने के लिए होती है। हृदय को उचित कार्य करने में सक्षम होने के लिए ऑक्सीजन युक्त ब्लड का निरंतर सप्लाई की आवश्यकता होती है। हृदय को इस रक्त की सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को कोरोनरी धमनी कहते हैं। हृदय को इस रक्त की सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को ही क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी कहते हैं। यदि धमनियां संकरी हो जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं तो परिणाम स्वरूप हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता। आपको बताना वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता। रक्त में बताना कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो क्रोमियम नहीं पाया जाता है। बाकी लौह तांबा मैग्नीशियम पाया जाता है। क्रोमियम वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर बर्तन में जंग से बचने के लिए उसमें यूज किया जाता है। इसके बारे में वही सब दिया है जो आप ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ इसके बारे में ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो कितना होता है? 7 से 8% होता है। कितना होता है? 7 से 8% होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होता है? किस विभाग में कैथ लैब होता है? तो ये कार्डियोलॉजी विभाग में। किस में होता है? कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। कैथ लैब एक अस्पताल या क्लिनिक में एक जांच कक्ष है जिसमें दैनिक इमेजिंग उपकरणों का उपयोग किया जाता है जहां पर हृदय संबंधी समस्याओं की जांच की जाती है। तो कार्डियोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है देखिए ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो ईसीजी किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? हृदय के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? हृदय के लिए किया जाता है। अगर यहाँ पर ईईजी होता, ठीक है, ईईजी होता तो मस्तिष्क की कमजोरी हो जाता। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ईसीजी या ईकेजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग हृदय की गति जांचने के लिए किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो आप पहुँचे होंगे तो आप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा। इससे थोड़ा हमको मोटिवेट मिलता है। अब देखेंगे श्वसन तंत्र। फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? फेफड़ों की जो बाहरी आवरण परत होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुफ्फुसा आवरण कहा जाता है। इसके बारे में देखते हैं। फेफड़ों की बाहरी आवरण की परत को फुफ्फुसा आवरण कहते हैं। यह फेफड़ों को बाहरी आघात से बचाने का कार्य करता है। प्रत्येक फेफड़ा 2 झिल्लियों से आवृत रहता है जिसे प्लूरा कहते हैं। बाह्य आवरण वक्ष तथा डायफ्राम के पास रहता है जिसे
पैराइटल प्लूरा कहते हैं, जबकि आंतरिक झिल्ली जो कि फेफड़ों के घनिष्ठता से घेरे रहती है उसे विसरल प्लूरा कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के मध्य के स्थान को प्लूरल स्पेस कहते हैं जो तरल पदार्थ से भरा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है तो कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका क्या नाम है? मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके बारे में देखते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, सबसे पिछला भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल का क्रमाकुंचन, ग्रंथिस्रावी, हृदय की धड़कनों तथा श्वास का नियंत्रण करना होता है, श्वसन का नियंत्रण करना होता है। तो 92 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, ऊर्जा का सिक्का, ठीक है, ऊर्जा का सिक्का कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये एटीपी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। इसको बस ऐसे सीधे सीधे याद रख लीजिए बस, और ज़्यादा नहीं पूछता इससे। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया है एक जीव में जो ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो कौन सी प्रक्रिया है? इस श्वसन के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। देखते हैं इसके बारे में। देखिए जीवधारियों में घटित होने वाली श्वसन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। श्वसन के अंतर्गत गैसों का विनिमय, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा पाचित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा विमुक्त होती है। अब देखिए ये रिएक्शन आपको याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है और इसमें क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। तो यहाँ ये ग्लूकोज का फार्मूला हो जाएगा, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के उस अंग भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा भाग है जो श्वसन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा भाग है इसमें? यह है केशिका स्तवक, ठीक है। इसका क्या नाम है? केशिका स्तवक। ये श्वसन से संबंधित नहीं है, बाकी सब श्वसन से संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं। फुफ्फुसा आवरण, वायुकोष्ठिका और सूक्ष्म श्वसनाली श्वसन से संबंधित है, जबकि केशिका काष्ठक ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है कि उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहते हैं। तो आपको बताना है कि उच्छादन जो अनावरण होता है किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको प्रस्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्रस्वेदन कहते हैं, ठीक है। उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण का गुण प्रस्वेदन कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब हम लोग पढ़ें, अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिसमें त्वचा में संक्रमण हो जाता है? तो ऐसा क्या होता है जिसमें त्वचा का संक्रमण हो जाता है? पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद जाम हो जाने से होता है। किसके कारण होता है? पसीने की जो ग्रंथियों के छिद्रों का बंद हो जाना या जाम हो जाने के कारण त्वचा में क्या होता है? संक्रमण होता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? पहला हो जाएगा। देखिए एनम में जो क्वेश्चन पूछता है वो बायोलॉजी से बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको अधिचर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस या अधिचर्म बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं जिन्हें नाम से भी जाना जाता है। तो जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके बारे में देख लीजिए कि प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ पाई जाती है जिन्हें नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक मेलपीघी काय से बना होता है जो कि ओमन स्फुट तथा रुधिर कोशिकाओं के जाल से मिलकर बना होता है।
गुर्दे में प्रवेश करने वाले रक्त कोश का अभिभावी का बाहर निकलने वाली कोशिकाओं को अपवाही धमनी कहा जाता है। बस आपको ध्यान रखना है, गुर्दे से संबंधित जब आए गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन, तो आप नेफ्रॉन ऐसे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, जितना दिया उतना सब याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो किस दौरान होती है आपको बताना। तो किस दौरान होती है? ये मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। किसके दौरान? मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया होती है। तो 100 का क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा? 100 का सी हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अब देखिए इसके बारे में दिया है, यहाँ से अगर आप पढ़ना चाहते तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आप डिटेल इसमें पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित किस माध्यम से प्रवेश करती है? आपको बताना है किडनी जिसे हम लोग गुर्दे के नाम से जानते हैं, रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करती है? तो किस माध्यम से प्रवेश करती है? इसका नाम है अंतः प्रकोष्ठिका, जिसको अल्नर धमनी बोलते हैं। इसी माध्यम से गुर्दे में रक्त प्रवेश करता है। ठीक है, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त अंतः प्रकोष्ठिका अल्नर धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। मनुष्यों में यूरिया किसमें बनता है? आपको बताना है कि मनुष्यों में जो यूरिया होता है ये किसमें बनता है? तो ये किसमें बनता है आपको बताइए, किसमें बनेगा? ये बनता है यकृत में। किसमें बनता है यूरिया? यकृत में बनता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मनुष्य में यूरिया यकृत लीवर में बनता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल को यकृत यूरिया में बदलता है। ठीक है, अमीनो अम्ल को किस में बदलता है? यूरिया में बदलता है। यह क्रिया 2 भागों में संपन्न होती है, डीएमिनेशन और यूरिया निर्माण। आपको इतनी ही बस ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूत्र का असामान्य घटक बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है? तो मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है? एल्बुमिन होता है। क्या होता है? एल्बुमिन होता है। ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे कई बार पूछा जा चुका है। स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में 95% जल होता है, 5% कार्बनिक पदार्थों की मात्रा रहती है। कार्बनिक पदार्थों में यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन और पोटेशियम ऑक्साइड आदि रहते हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन असामान्य घटक है, यानी इसमें एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो किसके होते हैं? प्रोटीन। ठीक है, क्या इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? प्रोटीन। यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान प्रोटीन के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 104 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत यानी लीवर होता है। ठीक है, जिसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। ये अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अगला है तंत्रिका तंत्र। हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब फ्री कास्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो आपको बताना तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो इसमें कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। इसके इकाई के ही बारे में पूछा है, यूनिट कई बार पूछा है। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन। बस इतने ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा है, इससे और आगे नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी आपको पढ़ना हो तो डिटेल यहाँ दिया, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है आपको बताना है। तो कौन सा कार्य है ये? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण ये क्या है? मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। ध्यान रखिएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ड्यूरोमीटर
अकनाइड और पायमीटर का बना आवरण पाया जाता है। मेरुरज्ज के दो प्रमुख कार्य है, इसके कार्य ही ध्यान रखिएगा मेरुरज्ज के। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या समन्वय करती है। यह मस्तिष्क में आने वाली उद्दीपनों का संवहन करती है। बस इतने ही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? ये 12 जोड़ी। कितनी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, परिधि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्ज से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। ये तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, मस्तिष्क से संबंधित कैर्नियल तंत्रिकाएं एवं स्पाइनल से संबंधित स्पाइनल तंत्रिकाएं। ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क से संबंधित कैर्नियल तंत्रिकाएं होती हैं और स्पाइनल से संबंधित स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कैर्नियल यानी कपाल होता है, 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो कैर्नियल पूछेगा तो 12 जोड़ी होती हैं और 31 जोड़ी क्या होती हैं? स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, और कैर्नियल कपाल में ही पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं? आपको बताना है कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। तो इसमें अग्र मस्तिष्क का हिस्सा मेडुला नहीं होता, ये मेडुला नहीं होता, बाकी सेरेब्रम होता है। 108 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 108 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस तीनों मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और जो उधर गया है सेरेब्रम। ठीक है, ये तीनों किसके भाग होते हैं? मस्तिष्क के भाग होते हैं। जबकि मेडुला अधवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड का आंतरिक भाग है, जिससे एपिनेफ्रिन, ठीक है, तथा नार एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्रावण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है? तो कौन करता है? ये करता है आपका मेरुदंड करता है। कौन करता है? मेरुदंड करता है। देखिए, मेरुदंड तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं की मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है। मेरुदंड के दो प्रधान कार्य हैं, स्नायविक आवेगों का संचालन एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती? तो ये क्वेश्चन अभी आप पढ़े हैं, कितनी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो कितनी पाई जाती हैं? अभी पढ़े 31 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 31 स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। आपको बस यही ध्यान रखना, 12 जोड़ी कपाल में पाए जाते हैं, 31 जोड़ी मेरुरज्ज या रीढ़ तंत्रिकाएं जिसको स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है, भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये कैसा होता है रेटिना पर? ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये भी ध्यान रखिएगा कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। अब मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी पूछ लेगा तो अनंत होता है। अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत होता है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपिज होती है। कौन होती है? इसका क्या नाम है? स्टेपिज। ये कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। और सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? जांघ की हड्डी होती है, जिसको बोलते हैं फीमर बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो देखिए, जो ये फीमर होता है इसी को उर्विका भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? उर्विका भी इसका नाम होता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 113 का डी हो जाएगा। 113 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बस आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर या उर्विका है जो जांघ में होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का क्या नाम है? तो हथेली में जो हड्डी पाई जाती है उसका क्या नाम है? उसका मेटाकार्पलस उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पलस बोलते हैं। देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं।
कि हाथ की हड्डियों में ऊपरी बाहों, अग्र बाहों, कलाई या हथेली तथा उंगली की अस्थियां शामिल है। ऊपरी बाहों में ह्यूमरस तथा अग्र बाहों में रेडियस अल्ना नामक अस्थियां कलाई में 2 पंक्तियों में 8 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जो स्नायु द्वारा जुड़ी रहती हैं। इन अस्थियों को कार्पल्स कहते हैं। हथेली में मेटाकार्पल्स नामक 5 लंबी अस्थियां होती है। हथेली में मेटाकार्पल्स नामक 5 लंबी अस्थियां होती हैं। अंगुलियों में छोटी छोटी 14 अंगुली अस्थियां होती हैं। ये अंगूठे में 2 और अन्य अंगुलियों में 3 होती हैं। तो बस आपको सीधे सीधे हथेली वाला ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो इसका क्या नाम है? स्टेपिज है। इसका क्या नाम है? स्टेपिज है। अगला क्वेश्चन है, आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरापेडिस्ट किससे संबंधित? आपको बताना कि हड्डियों से संबंधित आर्थोपेडिस्ट होता है, उसी प्रकार कीरापेडिस्ट होता है। ठीक है, कीरापेडिस्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो किससे संबंधित? ये पाँव से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये पाँव से संबंधित होता है। जिस प्रकार आर्थोपेडिस्ट हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरापेडिस्ट पाँव से संबंधित है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। ध्वनि का अध्ययन फोनेटिक्स या स्वर विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? आपको बताना है कि मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है। तो कौन सा एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? अग्नाशय। कौन करता है? अग्नाशय या पैनक्रियाज। जिसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय या पैनक्रियाज। देखिए इन्हें में पूछा है क्वेश्चन। मानव शरीर में अग्नाशय वह अंग है जो लाइपेज उत्पन्न करता है। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा को विभाजित करता है ताकि आंत में इसका अवशोषण हो सके। लाइपेज अपने घटक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अणुओं में क्या करता है देख लेते हैं। देखिए ट्राइग्लिसराइड जैसे वसा को हाइड्रोलाइज करता है और ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। वसा लाइपेज वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, आउटू या थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? तो किसका जरूरी होता है? आयोडीन का। अगर आयोडीन का सेवन नहीं करेंगे तो घेघा नामक बीमारी हो जाएगा आपके गले में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बारे में, आउटू थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में आयोडीन का सेवन करना जरूरी है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, आपको बताना है कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? आउटू ग्रंथि होती है। ध्यान रखिएगा कौन होती है? आउटू, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थायराइड बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या होता है? सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। सबसे बड़ा ग्रंथि अगर पूछेगा तो लीवर होता है, लेकिन सबसे बड़ा अंतःस्रावी पूछेगा तो आउटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती है अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आउटू ग्रंथि थायराइड है। यह मनुष्य के गले में श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। इससे 2 हार्मोन थायरॉक्सिन व ट्राइआयोडोथायरेनिन स्रावित होती है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज कर शरीर की गतिशील बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है? कौन करता? ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो ये कौन होता है? इसका नाम है थायरॉक्सिन है। इसका क्या नाम है? थायरॉक्सिन है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए थायरॉक्सिन प्राइमरी हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा यह हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? ये आयोडीन है। अभी थायराइड ग्रंथि के बारे में देखें। थायराइड ग्रंथि के लिए क्या जरूरत होती है? आयोडीन जरूरत होती है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? इसका नाम है 2,4-D। इसका क्या नाम है? 2,4-D। ठीक है, देखिए हार्मोन 2,4-D का प्रयोग खरपतवार नाशक के रूप में किया जाता है। खरपतवार नाशक के रूप में 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। पीयूसी ग्रंथि पाई जाती है, आपको बताना है कि पीयूसी ग्रंथि पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। पीयूसी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। पीयूसी ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। पहले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है। पहले वीडियो आप देखे होंगे तो वहाँ इसके बारे में डिटेल समझाए थे, ठीक है, वहाँ से इसके बारे में जरूर देख लीजिएगा। अब पीयूसी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ये ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करता है, ठीक है, ये ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करता है, ये कौन सा है? तो ये कौन सा है? इसको बोलते हैं अग्नाशय। इसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। देखिए अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूसी ग्रंथि हो जाएगी। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों पूछे तो अग्नाशय हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? आपको बताना है हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। तो किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? ये अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा निर्मित होता है? अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। देखिए यहाँ से अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ध्यान रखिए जो अग्नाशय होता है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह तथा अतिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह रोग होता है, अतिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग एवं चार्ल्स वेस्ट ने किया था। बेंटिंग एवं वेस्ट ध्यान रखिएगा ने क्या था? इंसुलिन की खोज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? आपको बताना है इसमें कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाए जाने वाला प्राथमिक हार्मोन है जो मादा के जनन अंगों के विकास और उनकी सेक्स प्रवृत्ति को निगमित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। देखिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक कमेंट तो बिल्कुल कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूसी ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है? आपको बताना है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पीयूसी ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है? सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन पीयूसी ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है। देखिए सेक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो आंतों की ग्रंथियों में स्थित है, जो ग्रहणी ड्यूडेनम के एस सेल से स्रावित होती है, जबकि प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन पीयूसी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन से। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे स्त्री वाला पढ़े हैं हार्मोन, उसी तरह टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक पुरुष हार्मोन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों में बढ़ने में सहायक होता है। तो इसका क्या नाम है? सोमैटोट्रोपिन है। इसका क्या नाम है? सोमैटोट्रोपिन है, ठीक है। देखिए सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बच्चों को बढ़ाने में सहायक होता है। यह हार्मोन प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। यह मनुष्यों और अन्य जानवरों में वृद्धि, कोशिका प्रजनन और पुनर्निर्माण में को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन एक प्रकार का, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट ने की थी, बस इसका नाम ऐसे आ गया, बेंटिंग और वेस्ट ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बारे में पढ़े लिए। इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह होता है, अतिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है
इंसुलिन की अतिस्राव से कौन रोग होता है? देखिए पूछा है इंसुलिन की अतिस्राव से। अतिस्राव से क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होता है। क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ठीक है। और अगर ये इसमें क्या होता है? अल्पस्राव होता है तो मधुमेह हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे। दोस्तों चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।